हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट मोनिका पाल। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम आईपीसी 1860 के कॉमन इंटेंशन की बात करेंगे। ठीक है, आज हम इसमें कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि सामान्य आशय को भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 2 का नाम है साधारण स्पष्टीकरण के सेक्शन 34 में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसका सेकंड पॉइंट है कि क्या कॉमन इंटेंशन को परिभाषित किया गया है या फिर आईपीसी के किसी सेक्शन में या फिर किसी और अलग एक्ट में क्या इसको डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों, कॉमन इंटेंशन को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, ना ही तो इसको आईपीसी के सेक्शन 34 में डिफाइन किया गया है और ना ही इसको आईपीसी की किसी भी सेक्शन में डिफाइन किया गया है। यानी कि संपूर्ण आईपीसी में कॉमन इंटेंशन को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसके अलावा जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये एक एक्ट है, तो यहाँ पर भी कॉमन इंटेंशन को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या है। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 है वो एक साक्ष्य का नियम है। ठीक है, और ये मूल अपराध सर्जित नहीं करती। तो थर्ड और फोर्थ को हम मिला के पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 साक्ष्य का नियम है और यह धारा मूल अपराध को सर्जित नहीं करती। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? तो ये बात हमें गिरिजा शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2004 के केस लॉ में बताई गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन प्री में बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, पॉइंट फिफ्थ। इसमें आरोप विरचित की बात की गई, नहीं चार्ज फ्रेम की बात की गई है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में किसी भी अभियुक्त की दोष सिद्धि को अभिलिखित करने के लिए कोई भी चार्ज फ्रेम नहीं होता है, यानी कि कोई चार्ज फ्रेम इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब इसका 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 34 है वो एक सपठित धारा है, यानी कि 34 302 के साथ भी पढ़ी जाती है, धारा 307 के साथ भी पढ़ी जाती है और धारा 389 के साथ भी पढ़ी जाती है। ठीक है, तो धारा 302, धारा 307, 389 ये इनके साथ सपठित धारा है। धारा 34 इनको इसके साथ पढ़ा जाता है। तो सेक्शन 302 ये क्या कहता है? सेक्शन 302 में हत्या के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर मर्डर की बात की गई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा सेक्शन 307 इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की बात की गई है, हत्या करने का प्रयत्न। ऐसे मर्डर हुआ नहीं है, यहाँ पे ओनली मर्डर के लिए प्रयत्न किया गया था। अब सेक्शन 389 ये कहता है कि एक्सटॉर्शन यानी कि उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना, कि मतलब उस पर अपराध का अभियोग लगाया जा सकता है, उसके भय में डालना। अब इसका 7 पॉइंट पढ़ लेते हैं कि जो कॉमन इंटेंशन है यानी कि सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 एक प्रक्रियात्मक नियम है। भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 34 एक प्रक्रियात्मक नियम है। तो दोस्तों, अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कॉमन इंटेंशन का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 ये धारा संयुक्त दायित्व के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपराधिक आन्विक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित धारा है। ठीक है, और ये संयुक्त दायित्व का सिद्धांत और आपराधिक आन्विक दायित्व का सिद्धांत, ये दोनों ही सिद्धांत अलग अलग सिद्धांत हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एवं धारा 149, ठीक है, आईपीसी की धारा 34 और आईपीसी की धारा 149 को मिली जुली आपराधिकता या फिर सृजनात्मक आपराधिकता, इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी। ठीक है, तो ये भी इसको कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मिली जुली आपराधिकता या फिर सृजनात्मक आपराधिकता तो बताइए, तो इसमें आप सेक्शन 34 और सेक्शन 149 ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 में केवल सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन को बताया गया है, ओनली कॉमन इंटेंशन। ठीक है, ये धारा सामान्य आशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें इसका सिद्धांत नहीं बताया गया है, इसमें केवल इसका कॉमन इंटेंशन बताया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि धारा 34 का सामान्य सिद्धांत क्या है, यानी कि जो कॉमन इंटेंशन है उसका सामान्य सिद्धांत क्या है। तो समझ लीजिए यहाँ पे इसका सामान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए स्वयं दायित्वधीन होगा। यानी कि इसमें यह है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, कोई अपराध कारित किया है, तो उस कार्य के लिए वो स्वयं लायबल होगा। ठीक है, तो ये इसका सामान्य सिद्धांत है सेक्शन 34 का। देखिए जैसे कि कोई अपराध कारित तो ये ए ने किया है, ठीक है, और ये बी भी है यहाँ पे। तो यदि कोई अपराध ए करता है तो इस अपराध के लिए ये ए ही तो लायबल होगा, बी थोड़ी ना होगा। कि यानी कि बी ने तो कोई भागीदारी इसमें की ही नहीं है, तो बी कैसे इसमें लायबल हो सकता है। तो इसमें ओनली ए ही लायबल होगा, यानी जो सजा मिलेगी वो केवल ए को ही मिलेगी, क्योंकि बी को तो कुछ पता ही नहीं है और ना ही बी ने इसमें भागीदारी की है, तो बी को इसमें कोई सजा नहीं मिलेगी और बी इसके लिए लायबल नहीं होगा, ओनली ए ही इसके लिए लायबल होगा। ओके दोस्तों, अब हम इसमें ब्रैकेट में पढ़ लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 इसका मार्जिनल नोट क्या है। तो इसका मार्जिनल नोट है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब इसमें लिखा है कि जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, आप अपने बेयर एक्ट में कई व्यक्तियों को अंडरलाइन कीजिए, सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। यहाँ पे अग्रसर को अंडरलाइन कर लीजिए। तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति, यहाँ पे हर व्यक्ति को अंडरलाइन कीजिए, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। यहाँ पे ये मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं, इसमें 4 बातें बताई गई हैं। पहला है कि कई व्यक्तियों से मतलब है कि आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत जब कोई आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति, कम से कम इसमें 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कई व्यक्तियों से मतलब है कि एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे अग्रसर इससे क्या मतलब है, फर्दरेंस। इसमें देखिए 2 बातें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए। इसमें फर्स्ट है कि भागीदारी का होना, यानी कि पार्टिसिपेट करना, कि जो आपराधिक कार्य किया जा रहा है उसमें भागीदारी की है। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी नाम का व्यक्ति है, ये सी नाम का व्यक्ति है और ये डी नाम का व्यक्ति है। अब इन चारों ने पहले से योजना बनाई है कि इनको किसी आपराधिक कार्य को अंजाम देना है, कि वो आपराधिक कार्य उसमें करना है उन्हें। तो माना जाएगा कि इन चारों ने उसमें भागीदारी की है। ठीक है, किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए। सेकंड है कि भूमिका का होना, यानी कि किसी का रोल का होना। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की भूमिका उसमें कैसी भी होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति बिना रोल के उसमें उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, अब व्यक्ति कैसे भूमिका निभाएगा उसमें किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए। मान लीजिए कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। अब ये ए है, ये ए नाम का व्यक्ति अपनी अच्छी भूमिका निभा रहा है उसमें। ये बी नाम का व्यक्ति है, ये उसमें अपनी बुरी भूमिका निभा रहा है। अब ये सी नाम का व्यक्ति है, इसने बहुत छोटा सा काम किया है, यानी कि इसने बहुत छोटी भूमिका निभाई है, कोई आपराधिक कार्य किया है लेकिन वो बहुत छोटा कार्य किया है इसने। अब ये डी नाम का व्यक्ति है, इसने क्या किया है कि इसने कोई आपराधिक कार्य किया तो बहुत बड़ा आपराधिक कार्य कर दिया है, यानी कि इसने किसी को घोरुपति यानी कि गंभीर चोट पहुंचा दी है। ठीक है, तो वो बड़ा कार्य हो गया। अब कोई और व्यक्ति है, यानी कि किसी ने उसमें पॉजिटिव भूमिका निभाई है, कोई पॉजिटिव कार्य कर रहा है उसमें। ठीक है, कोई व्यक्ति वो नेगेटिव आपराधिक कार्य कर रहा है।
तो भूमिका यानी कि कैसी भी हो सकती है, इनमें किसी भी प्रकार की भूमिका हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हर व्यक्ति, देखिए बेयर एक्ट में लिखा है ना हर व्यक्ति, तो हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। हर व्यक्ति का मतलब है कि सोल रूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ना कि वह कार्य अकेले उसी व्यक्ति ने किया है जो आपराधिक कार्य किया है। तो देखिए इसका मतलब है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई नाम का व्यक्ति है। अब इनमें से क्या हुआ कि इन्हें एक व्यक्ति है एफ, इसका मर्डर करना है। तो जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने प्लानिंग की यानी कि योजना बनाई। अब जो ये बी नाम का व्यक्ति है, ये क्या करता है कि ये गन लेके आ जाता है। अब ये सी नाम का व्यक्ति है और ये डी नाम का व्यक्ति है, ये क्या करते हैं कि इस एफ को पकड़ लेते हैं। और ये ई नाम का व्यक्ति है ना, ये क्या करता है कि गन चला देता है और गन जो गोली है वो एफ को लग जाती है। तो वैसे तो देखा जाए तो जो इसने गोली मारी है वो तो इस ई ने इस एफ को मारी है, ठीक है। लेकिन माना जाएगा कि इसने ए ने, बी ने, सी ने, डी ने और ई ने, इन पांचों ने मिलकर एफ का मर्डर किया है। तो हर व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि मानो वह कार्य अकेले उसी व्यक्ति ने किया है। अब बात कर लेते हैं कि आपराधिक दायित्व का सिद्धांत धारा 34 के अंतर्गत, इसको समझ लीजिए। इसमें भी यही बात बताई गई है कि ये आपराधिक दायित्व का सिद्धांत की भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के अंतर्गत कार्य एक व्यक्ति करेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि गोली किसने चलाई थी, ई ने चलाई थी। और आपराधिक दायित्वाधीन सभी व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो माना जाएगा कि ए, बी, सी, डी और ए, इन पांचों ने ही गोली चलाई है। तो यही माना जाएगा कि इन पांचों ने एफ पर गोली चलाई है। और जैसे कि सी और डी ने मिलकर एफ को पकड़ा, तो ये माना जाएगा कि इन पांचों ने ही मिलकर एफ को पकड़ा था, ठीक है, जब एफ का मर्डर हुआ। तो मानो वह आपराधिक कार्य उसी ने किया है। तो यहाँ पे ये है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपराधिक आणविक दायित्व का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि आपराधिक आणविक दायित्व का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको समझ लीजिए कि आपराधिक आणविक दायित्व का सिद्धांत, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के लिए दायित्वाधीन होता है तो यह आपराधिक आणविक दायित्व का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है। तो जो ये ए नाम का व्यक्ति है, ये जो आपराधिक कार्य इस बी नाम के व्यक्ति ने किया है, ये ए नाम का व्यक्ति भी इसके लिए लायबल होगा क्योंकि इसने इसमें भागीदारी की थी। जो भी आपराधिक कार्य किया गया है, ए ने भी उसमें भागीदारी की थी, भले उसने कार्य को अंजाम ना दिया हो तो ये भी उसके लिए लायबल होगा, ठीक है। तो यह आपराधिक आणविक दायित्व का सिद्धांत कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि आईपीसी 1860 में कौन कौन से सेक्शन हैं जो कि आपराधिक आणविक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो हमारी संपूर्ण आईपीसी 1860 में सेक्शन 34 ये आपराधिक आणविक दायित्व के सिद्धांत और संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन को बताया गया है, ठीक है। अब है सेक्शन 38। ये सेक्शन 38 ओनली आपराधिक आणविक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। सेक्शन 38 में है कि जो भी आपराधिक कार्य है उसमें जो संयुक्त व्यक्ति हैं वो विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। ये सेक्शन 38 में बताया गया है। अब है सेक्शन 149। जो सेक्शन 149 है इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट को बताया गया है, ठीक है। और सेक्शन 149 भी आपराधिक आणविक दायित्व के सिद्धांत और संयुक्त दायित्व के सिद्धांत दोनों से ही संबंधित है। अब है सेक्शन 396। सेक्शन 396 में डकैती विद मर्डर बताया गया है कि हत्या सहित डकैती, और ये सेक्शन भी आपराधिक आणविक दायित्व के सिद्धांत और संयुक्त दायित्व के सिद्धांत दोनों से ही संबंधित है। अब है सेक्शन
460, सेक्शन 460 ये सेक्शन भी आपराधिक आणविक दायित्व के सिद्धांत और संयुक्त दायित्व के सिद्धांत दोनों ही से संबंधित है। इसमें ये है, धारा 460 कहती है कि जो लर्किंग, हाउस ट्रेसपास है और हाउस ब्रेकिंग है, यदि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा नाइट में किया जाता है तो वे व्यक्ति दंडनीय होंगे यदि उनमें से किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की डेथ कारित की जाती है या फिर किसी भी व्यक्ति को ग्रेवियस हर्ट यानी कि घोर उपत्ति कारित की जाती है, तो ये उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए लायबल होगा। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब इन्होंने क्या किया कि किसी भी व्यक्ति के घर में इन्होंने लर्किंग, हाउस ट्रेस पास किया या फिर हाउस ब्रेकिंग इन्होंने नाइट में किया। अब जो ये डी नाम का व्यक्ति होता है, ये जो ए नाम का व्यक्ति होता है, ये उस मकान में रहता है। तो जब ये इनको रोकता है या फिर ये इनको ऐसा करने के लिए मना करता है, तो इनमें से जो ये डी है, ये डी क्या करता है कि इसको ग्रेवियस हर्ट पहुंचा देता है। इतनी ज़्यादा ग्रेवियस हर्ट करता है कि इस ई की डेथ हो जाती है। तो ये चारों ही व्यक्ति ए बी सी डी इसके लिए लायबल होंगे। ठीक है। अब है सेक्शन 376 डी। सेक्शन 376 डी में गैंग रेप को बताया गया है, यानी कि सामूहिक बलात्संग को। तो ये सेक्शन भी आपराधिक आणविक दायित्व के सिद्धांत और संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे आगे समझ लेते हैं सेम इंटेंशन एवं कॉमन इंटेंशन, इन दोनों में क्या अंतर है, यानी कि समान आशय। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि समान आशय और सामान्य आशय क्या अंतर है इनमें। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम सेम इंटेंशन को समझ लेते हैं। सेम इंटेंशन ये है कि जब दो व्यक्तियों का, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है, तो कम से कम दो व्यक्ति, तो दो व्यक्तियों का आशय यानी कि उनका इंटेंशन सेम है, यानी कि एक जैसा ही है। ठीक है, तो वह सामान्य आशय वो सेम इंटेंशन होगा, यानी कि जब दो व्यक्तियों का आशय एक जैसा ही है तो वो सेम इंटेंशन है। और जो दोनों का उद्देश्य है वो किसी व्यक्ति की हत्या करना है। अब देखिए यहाँ पे इसको समझिए, इन दोनों का इंटेंशन था कि इनको किसी व्यक्ति की हत्या करनी है, लेकिन जैसे कि ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है, इसका भी क्या इंटेंशन है कि सी का मर्डर करना है, और इसका भी यही है कि बी व्यक्ति का भी वही कि सी का मर्डर करना है। लेकिन जो ये ए नाम का व्यक्ति, ना तो इसको ये पता है कि बी नाम का व्यक्ति सी का मर्डर करना चाहता है, ना इस बी को पता है कि ए नाम का व्यक्ति इसका मर्डर करना चाहता है, लेकिन इनका इंटेंशन क्या है कि सी नाम के व्यक्ति की हत्या कारित करनी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सेम इंटेंशन होगा। और जो सेम इंटेंशन होता है यानी कि समान आशय, वो पूर्व नियोजित योजना नहीं होती, यानी कि यदि ये दो व्यक्ति सी का मर्डर कर रहे हैं तो इन्होंने पहले से ही कोई प्लानिंग नहीं की है, ना ही तो इसने इसको बताया है और ना ही इसने इसको बताया है, और ना ही इन दोनों ने कोई पहले से प्लानिंग की है कि हमें सी का मर्डर करना है। उसमें केवल दोनों का उद्देश्य एक ही होता है कि जिनको ऑब्जेक्ट है वो एक है। इनका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या इनका उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है कि सी का मर्डर करना है। अब किस तरीके से करना है ये भी इन्होंने एक दूसरे से शेयर नहीं किया है कि ये करेगा, ये इसको भी नहीं पता, ये करेगा कि तो ये इसको भी नहीं पता है। ठीक है, कि ए करेगा तो बी को नहीं पता और बी करेगा तो सी को नहीं पता, यानी कि इन्होंने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की है। तो ये होता है सेम इंटेंशन। ठीक है, अब समझ लीजिए कि कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन में ये होता है कि जब जैसे कि किसी का मर्डर करना है तो मर्डर से पहले पूर्व नियोजित योजना बनाना, यानी कि जो एक से अधिक व्यक्ति होंगे, कम से कम दो व्यक्ति या फिर अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे कि पहले से ही मिलकर प्लानिंग करेंगे। अब प्लानिंग कैसे करेंगे कि भाई कैसे इनको मर्डर करना है, मर्डर कहाँ पे करना है, जिसका मर्डर किया जाएगा उसको किस टाइप से वहाँ पे बुलाना होगा, या फिर गन कौन लेकर आएगा, या फिर जैसे चाकू से करना है तो कौन लेकर आएगा, जिस भी हथियार से करना होगा कि हथियार कौन चलाएगा, या फिर घर के अंदर जैसे किसी के घर में घुस के करना है तो घर के अंदर कैसे प्रवेश करना है, ये सारी प्लानिंग ये यहाँ पे पहले से ही करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा कॉमन इंटेंशन। ठीक है, कि जो भी दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो कि उनकी जो
उन दोनों व्यक्तियों की जो योजना है, यानी कि वो योजना एक ही होगी, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उनकी योजना एक ही होगी, उनकी प्लानिंग। तो ये यह कहा जाएगा कि भाई ये कॉमन इंटेंशन है, ठीक है। अब पूर्व नियोजित योजना के लिए एक ही योजना के अंतर्गत, यानी कि जो प्लानिंग है वो एक ही की गई थी, इनके द्वारा किया गया कार्य कॉमन इंटेंशन होगा, ठीक है। अब देखिए कि जो ये कॉमन इंटेंशन है, तो कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत दो बातें आती हैं, ठीक है। दो बातें हैं कि फर्स्ट है पूर्व नियोजित योजना, यानी कि प्री प्लानिंग। तो देखिए, जब भी एक से अधिक व्यक्ति कोई आपराधिक कार्य करते हैं, तो उस आपराधिक कार्य को करने से पहले वो पहले से ही योजना बनाते हैं कि उस आपराधिक कार्य को किस प्रकार से करना है, ठीक है। अब है सेकंड है कि दिमागों का मिलन, यानी कि उनका जो दिमाग है वो एक हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है, तो इनको आपराधिक कार्य करना है कि इनको इस सी नाम के व्यक्ति का मर्डर करना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि पहले से ही प्री प्लानिंग करते हैं। तो ये ए और बी मिलकर योजना बनाएंगे कि सी का मर्डर कैसे करना है। तो जब ये घटना स्थल पर जाएंगे सी का मर्डर करने, तो जो इनका दिमाग होगा, यानी कि जो बात ए के माइंड में है कि सी को कैसे मारना है, तो वही बात बी के माइंड में है कि सी को कैसे मारना है। तो इस प्रकार से इनका दिमाग एक हो गया है। तब यह कहा जाएगा कि इनके बीच सामान्य आशय है, यानी कि ए और बी के बीच में कॉमन इंटेंशन है, ठीक है। अब देखिए पूर्व नियोजित योजना, यानी कि प्री प्लानिंग, ये कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि पूर्व नियोजित योजना ये घटना स्थल पर भी हो सकती है, यानी कि जहाँ पे सी का मर्डर करना है, तो वहाँ पे भी ये मर्डर करने से कुछ टाइम पहले उस जगह पर भी पूर्व नियोजित योजना बना सकते हैं, कि पहले से योजना बना सकते हैं कि इस सी को कैसे मारना है। अब सेकंड है कि पूर्व नियोजित योजना घटना स्थल से पहले भी हो सकती है, यानी कि जो घटना स्थल होगा जहाँ पे इस सी का मर्डर करना है, तो उससे पहले भी ए और बी मिलकर पहले से योजना बना सकते हैं कि सी का मर्डर कैसे करना है। वैसे जो पूर्व नियोजित योजना होती है वो घटना स्थल से पहले ही होनी चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 34, धारा 34वीं सामान्य आशय के आवश्यक तत्व। तो इसमें मैंने यहाँ पे 7 आवश्यक तत्व बताए हैं, तो अब हम इन्हें पढ़ लेते हैं। इसमें पहला है कि कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो, ठीक है, यानी कि कोई भी आपराधिक कृत्य किया गया हो। आपराधिक कृत्य जैसे कि किसी का मर्डर किया गया हो, या फिर लूट, रॉबरी, चोरी की गई हो, ठीक है, इस टाइप से कोई भी आपराधिक कृत्य किया गया हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो, यानी कि जो भी ये आपराधिक कृत्य किया गया है, जैसे कि लूट, रॉबरी, हत्या, या फिर बलात्संग, या फिर कोई और आपराधिक कृत्य, ठीक है, बहुत सारे आपराधिक कृत्य हैं, इनमें से कोई भी आपराधिक कृत्य किया जाता है और वो एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो, यानी कि कम से कम 2 व्यक्तियों के द्वारा, और इससे ज़्यादा कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, ये इसका सेकंड है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट कहता है कि आपराधिक कृत्य सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो, यानी कि फर्दरेंस करने में किया गया हो, ठीक है। तो जो आपराधिक कृत्य किया गया है वो सभी व्यक्ति, जो भी एक से अधिक व्यक्ति हैं, उनके कॉमन इंटेंशन को फर्दरेंस करने में किया गया हो, यानी कि जो उनके माइंड में कॉमन इंटेंशन है, जो कि उन्होंने योजना बनाई है, उसको अग्रसर करने, यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो, ठीक है, कि कॉमन इंटेंशन के अकॉर्डिंग ही ये आपराधिक कृत्य किया गया हो। अब बात कर लेते हैं इसका 4 पॉइंट। ये कहता है कि सामान्य आशय के क्रियान्वयन में आपराधिक कृत्य किया गया हो, यानी कि जो भी एक से अधिक व्यक्ति हैं उनके मन में, मतलब कि उनके माइंड में जो कॉमन इंटेंशन है, जो कॉमन इंटेंशन चल रहा है उनके माइंड में, उस कॉमन इंटेंशन के क्रियान्वयन में वह आपराधिक कृत्य किया गया हो, यानी कि
कोई भी वो आपराधिक कृत्य किया गया हो। अब इसके 5th पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के बीच सामान्य आशय पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत होना चाहिए। यानी कि जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं जो कोई भी आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, तो वो आपराधिक कृत्य उनके बीच सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन, पूर्व नियोजित योजना, यानी कि जो उन्होंने पहले से प्लानिंग की है उसी के अंतर्गत किया गया हो। यानी कि जो पहले से उन्होंने योजना बनाई, उस योजना में जो उनका कॉमन इंटेंशन है सभी व्यक्तियों में, तो उसके अंतर्गत ही यह आपराधिक कृत्य किया गया हो। ठीक है। 6 पॉइंट है कि अपराध के सभी अभियुक्तों को किसी न किसी प्रकार से सम्मिलित होना आवश्यक है। यानी कि जो लोग कोई ऑफेंस कारित कर रहे हैं, यानी कि कोई भी अपराध कारित कर रहे हैं, वे सभी एक्यूज्ड पर्सन, यानी कि जो भी उसमें एक्यूज्ड पर्सन है, वो सभी लोग किसी न किसी प्रकार से सम्मिलित उनका होना आवश्यक है। यानी कि जैसे कि कोई भी उन्होंने अपराध कारित किया, तो जितने भी उसमें एक्यूज पर्सन होंगे, तो सबने कोई ना कोई अलग अलग कार्य किया है। जैसे किसी ने कोई चोरी का कार्य किया, तो किसी ने क्या करा कि किसी ने वहाँ पे चोरी करने के लिए ताला तोड़ा, किसी ने कोई और दूसरा कार्य किया, किसी ने चोरी की, किसी ने चाबी चुराई, इस प्रकार से कोई ना कोई कार्य किया हो। तो इस प्रकार सभी अभियुक्त किसी न किसी प्रकार से सम्मिलित हुए हों, तो उनका सम्मिलित होना आवश्यक है। अब 7 पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि अपराध घटित होते समय, यानी कि जिस समय अपराध घटित हो रहा है, यानी कि अपराध वो कर रहे हैं, उस समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति, यानी कि जो उनकी बॉडी है वो वहाँ पे उनकी उपस्थिति होनी आवश्यक है। उनकी बॉडी का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है जिस टाइम अपराध घटित हो रहा है। तो ये जो लाइन है कि अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति होनी चाहिए, ये कहाँ पे बताया गया था? ये बताया गया था श्री कांतिया वर्सेस बम्बई राज्य के वाद में बताया गया था कि जिस समय अपराध घटित वो लोग कर रहे हैं, तो उस समय सभी की बॉडी वहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि परंतु, ये इसका एक्सेप्शन है कि परंतु सभी की शारीरिक उपस्थिति सदैव आवश्यक नहीं है। तो ये इसका अपवाद है। ये बात कहाँ पे बताई गई थी? तो ये बात बताई गई थी J.M. देसाई वर्सेस बम्बई राज्य के वाद में बताई गई थी कि जो भी इसमें सहभागीदारी करते हैं, तो हमेशा ही उनकी शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहीं दूर है, या फिर वो कोई जैसे कि वहाँ पे दूर खड़ा होकर चौकीदारी कर रहा है कि कोई आ ना जाए, और अंदर सभी व्यक्ति किसी अपराध को कारित कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप अपना बेयर एक्ट खोलिए। बेयर एक्ट में देखिए कि सेक्शन 34 में सिद्धांत दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि निम्न सिद्धांत धारा 34 अर्थात सामान्य आशय के संबंध में प्रतिपादित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें दिए गए हैं 4 सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है। तो इन्हें पढ़ लेते हैं, तो आप भी इन्हें पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट है कि यह धारा सामान्य विधि से अपवाद निर्मित करती है कि व्यक्ति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ये इसका अपवाद है सामान्य विधि से कि व्यक्ति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी है। सेकंड है कि यह धारा वहां लागू होती है जहां 2 या अधिक अभियुक्त उपस्थित हैं, यानी कि 1 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 1 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2 व्यक्ति। अपराध कारित करने के लिए इन अभियुक्तों के सामान्य आशय को साबित किया जाता है, यानी कि जो उनके माइंड में कॉमन इंटेंशन है, तो जो एक्यूज पर्सन है उनके कॉमन इंटेंशन को इसमें साबित किया जाता है। ठीक है। यानी कि इसमें प्रूव किया जाता है। थर्ड है कि इस धारा का आशय नहीं लिया जा सकता यदि सामान्य आशय साबित किया जाता है किंतु कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया गया हो। यानी कि अगर कोई भी कार्य डायरेक्ट नहीं किया गया है, यानी कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है, तो इस धारा का आशय नहीं लिया जाएगा। अब इसमें फोर्थ है कि सामान्य आशय को समय के बिंदु में कार्य कारित करने के पूर्व विद्यमान होना चाहिए, किंतु कभी कभी सामान्य आशय तत्काल विकसित हो सकता है। यानी कि जो कॉमन इंटेंशन है वो उनके मन में तत्काल भी हो सकता है। ठीक है। यानी कि तुरंत भी विकसित हो सकता है जब वो किसी आपराधिक कार्य को कर रहे हैं सभी व्यक्ति। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सेक्शन 34 के इम्पोर्टेंट केस लॉज की बात कर लेते हैं। ठीक है। जो कि बहुत इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, और ये केस लॉज APO के एग्जाम में
और जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए, आपके एलएलबी के एग्ज़ाम के लिए, एलएलएम के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 11 तक ये केस लॉज लिखे हैं, तो अब इनको समझ लीजिए। फर्स्ट है कि वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का वाद। ठीक है, तो देखिए जो ये वाद है, ये वाद पोस्ट मास्टर जी की हत्या से संबंधित वाद है, और इस वाद में सेक्शन 302 व सेक्शन 34 के अंतर्गत वारेंद्र कुमार घोष को एक्यूज घोषित किया गया था। ठीक है, और उन पर हत्या का आरोप लगाया गया था, तो उन पर ट्रायल चला था। ठीक है, तो इस केस लॉ को मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इसमें सेकंड है कि ऋषिदेव पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश का वाद। तो देखिए जो ये वाद है, इस वाद में ये कहा गया था कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, यानी कि जो कॉमन इंटेंशन है वो जहाँ पे कोई अपराध कारित किया जाता है उस स्थान पे भी उत्पन्न हो सकता है। अब थर्ड है महबूब शाह वर्सेस एम्परर का वाद। तो जो ये वाद है, इस वाद में कहा गया था कि समान आशय और सामान्य आशय ये अलग अलग होता है, तो इस वाद में दोनों में अंतर बताया गया था। समान आशय यानी कि सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में अंतर बताया गया था इस वाद में। 4 है कि आर वर्सेस क्रूज का वाद। ये वाद है 1839 का वाद है। ठीक है, तो ये वाद भी सेक्शन 34 से संबंधित है। ये कोई जो सेक्शन में बताया गया है कि जो सेक्शन 34 है वो कोई भी दंडिक धारा नहीं है और ये अपराध का सृजन नहीं करती। अब नेक्स्ट है श्री कांतिया वर्सेस बम्बई राज्य का वाद। तो ये वाद भी सेक्शन 34 से संबंधित है। इस वाद में कहा गया था कि जो सेक्शन 34 है, तो जो ये वाद है, ये वाद सेक्शन 34 के परिवर्तन के लिए है, और इसमें कहा गया था कि जो घटना स्थल पर अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति होना आवश्यक है, यानी कि जो जहाँ पे कोई भी आपराधिक कृत्य किया जा रहा है तो उस स्थान पर अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब इसका 6 है जे.एम. देसाई वर्सेस बम्बई राज्य का वाद। ये वाद भी भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 34 से संबंधित वाद है। इस वाद में कहा गया कि धारा 34 में जो सहभागीदारी होती है उसमें हमेशा शारीरिक उपस्थिति का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि जो घटनास्थल पर जहाँ पे आपराधिक कृत्य किया जा रहा है जरूरी नहीं है कि वहाँ पे अभियुक्त उपस्थित हो, यानी कि उसकी शारीरिक उपस्थिति हो। 7 है कृपाल सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का वाद। तो ये वाद भी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सामान्य आशय की कल्पना को मानने से इनकार किया है। ठीक है, 8 है पांडुरंगा वर्सेस हैदराबाद राज्य का वाद। तो ये वाद भी सेक्शन 34 से संबंधित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने समरूप आशय तथा सामान्य आशय के अंतर को स्पष्ट किया है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है नीनाजी रावजी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का वाद। तो ये वाद भी सेक्शन 34 से संबंधित वाद है। ठीक है, तो यानी कि कॉमन इंटेंशन से संबंधित वाद है। अब है 10 नानक चंद्र वर्सेस पंजाब राज्य का वाद। ये वाद भी सेक्शन 34 से संबंधित है। इस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया था कि जो सेक्शन 34 है आईपीसी का सेक्शन 34, उसकी सहभागिता का स्थान आईपीसी के सेक्शन 149 में उद्देश्य की यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट की सहभागिता जो एकदम भिन्न तत्व हैं, इसमें यह बताया गया है कि यानी कि जो सेक्शन 34 है और सेक्शन 149 है वो दोनों अलग अलग तत्व हैं, एक नहीं है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें 149 और सेक्शन 34 के बीच में यानी कि डिफरेंस बताया गया है। अब 11 है गिरिजा शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2004 का वाद। इस वाद में ये धारा कहती है कि जो सेक्शन मतलब कि इसमें जो सेक्शन 34 है वो केवल साक्ष्य का नियम है और कोई भी मूल अपराध सर्जित नहीं करती। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम
सेक्शन 149 की बात करेंगे। धन्यवाद।